गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 11th। टॉपिक है बेटा हमारा राजनीतिक सिद्धांत का कार्यक्षेत्र। पिछली वीडियो में बेटा हमने राजनीतिक सिद्धांत की परिभाषा की थी और उसके महत्वपूर्ण तत्व किए थे, और आज हम करेंगे राजनीतिक सिद्धांत का कार्यक्षेत्र। कार्यक्षेत्र यानी कि राजनीतिक सिद्धांत के अंदर ऐसे कौन से विषय हैं जिनका अध्ययन किया जाता है। राजनीतिक सिद्धांत में राज्य का अध्ययन किया जाता है। पहला पॉइंट क्या है? राज्य का अध्ययन किया जाता है। राज्य का अध्ययन कैसे किया जाता है बेटा? प्राचीन काल से ही अगर हम राजनीतिक सिद्धांत को देखें तो वहाँ पर राज्य की उत्पत्ति, प्राकृतिक कार्य क्षेत्र के बारे में विचार किया जाता है कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, उसका विकास कैसे हुआ, नगर राज्यों के समय से अलग होकर वर्तमान जो राष्ट्र राज्य है उसका निर्माण वहाँ तक कैसे हुआ, और राज्य है, राज्य को इनकम कहाँ से प्राप्त होती है, राज्य किस प्रकार की सुधार नीतियों को चलाता है, राज्य में शासन किस प्रकार से है, लोगों का जीवन किस प्रकार का है, लोग किस कम्युनिटी से ज़्यादा बिलोंग करते हैं, और जो लोग हैं लोगों के लिए, राज्य में रहने वाले लोगों का राज्य की सरकार के प्रति क्या कर्तव्य है, क्या कार्य वो किए जाते हैं, और सरकारें क्या कार्य करती हैं। यानी राज्य से संबंधित, राज्य के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उन सभी का अध्ययन राजनीतिक सिद्धांत के कार्य क्षेत्र में शामिल है। फिर है बेटा दूसरा पॉइंट से क्या है? सरकार का अध्ययन। अब हम देखेंगे कि जो सरकार है, हमने पीछे किया था कि सरकार और राज्य, शासन और राज्य, सरकार और राज्य, ये एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। दोनों ही, सरकार जो है एक राज्य का एक महत्वपूर्ण तत्व है, बिना सरकार के राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती, और राज्य है तो वहाँ पर शासन करने के लिए कोई ना कोई सरकार भी होगी जिसके द्वारा राज्य की अभिव्यक्ति होती है, क्योंकि सरकार ही है जो एक राज्य का प्रतिनिधित्व करती है। सरकार भी राजनीतिक सिद्धांत के कार्य क्षेत्र के में महत्वपूर्ण विषय के रूप में है। सरकार के 3 अंग, व्यवस्थापालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, 3 हैं जिसको हम बोलते हैं विधानमंडल या विधानपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। 3 तत्व हैं, और तीनों जो तत्व हैं, तीनों जो अंग हैं, इनके संगठन के बारे में, इनके अधिकार क्षेत्र और इनका आपसी संबंध, इन सभी की चर्चा, और ये सरकार के अंडर रहकर किस तरीके से काम करते हैं, कौन कौन सी नीतियां बनाते हैं, किस तरीके से प्रभावकारी शासन स्थापित करने में अपने कार्यों का उत्तरदायित्व निभाते हैं, तो ये सारी चीज़ों का अध्ययन क्या है? राजनीतिक सिद्धांत के दायरे में आता है। फिर है नीति निर्माण प्रक्रिया। यह एक महत्वपूर्ण कार्य है किसी भी सरकार के लिए, क्योंकि सरकार के कार्य को देखने का या जांचने का, उसके नीति निर्माण प्रक्रिया को अगर हम देखते हैं तो हमें सरकार के कार्य करने के जो तरीके हैं, जो व्यवहार है, जो सोच है, उसका पता चलता है, और ये किस प्रकार से कार्य करती है। कानून जो बनाती है उसमें ज़्यादातर वो किस समूह का प्रतिनिधित्व करती है? आम जन, सामान्य, मध्यम वर्ग या जो निम्न वर्ग है, उनको उनके सुख दुख का ध्यान रखते हुए नीतियों का निर्माण करती है, या उद्योगपति जगत को ध्यान में रखकर सरकार नीतियों का निर्माण करती है, और जो नीतियां बनाई जाती हैं वो कहाँ तक जनता के लिए सही होती हैं, और उन नीतियों को लेकर जनता अपने अगर विरोध को या विद्रोह को अगर प्रकट करती है तो उसके प्रति सरकार कितनी अवेयर होती है। ये सारी चीज़ें जो है वो नीति निर्माण प्रक्रिया के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं, और इस हिसाब से राजनीतिक सिद्धांत का जो तीसरा कार्य क्षेत्र है वो नीति निर्माण प्रक्रिया भी है, जिसको हम पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस कहते हैं। उसके बाद शक्ति का अध्ययन। शक्ति का अध्ययन कहने का मतलब है सरकार, अब अगर हम देखें लोकतंत्र सरकार, अगर तो राजतंत्र है तो राजा के बाद जो नेक्स्ट शक्ति जिसके हाथों में आनी है वो उसके पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र के हाथ में आनी है, तो वहाँ पर हम शक्ति का ट्रांसफ़र, हम अनुवांशिक उसका अध्ययन करेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर हम लोकतंत्र शासन प्रणाली की बात कर रहे हैं तो लोकतंत्र शासन प्रणाली में शक्ति का जो अध्ययन किया जाता है, यानी कि पहले एक दल की सरकार आ गई, फिर उसके बाद बहुदलीय की सरकार आ गई जिसको हम गठबंधन की सरकार भी बोलते हैं, ठीक है। और एक समय ऐसा भी था जब संपूर्ण शक्ति कांग्रेस के हाथों में थी, यानी जब देश स्वतंत्र हुआ तो कांग्रेस एक लंबे समय तक, कम से कम 70 वर्षों तक उन्होंने भारत पर शासन किया। तो वो जो एक शक्ति का स्थानांतरण होता है, एक समूह से दूसरे समूह के पास शक्तियों का ट्रांसफ़र होना, स्थानांतरण होना, और उसमें बनने वाली नीतियाँ या काम करने के तरीके, यानी शक्तियाँ किस प्रकार से एक हाथ से दूसरे हाथ में जाती हैं, इनका अध्ययन भी राजनीतिक सिद्धांत के कार्यक्षेत्र में किया जाता है। उसके बाद व्यक्ति और राज्य के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। व्यक्ति और राज्य के सिद्धांत यानी एक व्यक्ति और एक राज्य का किस प्रकार का संबंध है। अगर हम
पुराने समय की बात करें, जो अरस्तु के टाइम की बात करें या कौटिल्य के टाइम की बात करें, चाणक्य के टाइम पीरियड को अगर हम देखें, तो वहाँ पर जो व्यक्ति है वो राज्य से काफ़ी नीचे है। वो कैसे नीचे है? क्योंकि राज्य जो है वो राजा है, और राजा के अधीन रहकर ही जनता काम करती है, और राजा की सभी नीतियों को बिना विद्रोह किए सिर झुकाकर मानना प्रत्येक व्यक्ति का उत्तरदायित्व था। प्रत्येक व्यक्ति का एक नैतिक गुण माना गया था। राज्य जो भी नीतियाँ बनाता है उसे बिना कुछ कहे उसे स्वीकार करना, उसका पालन करना क्या था? एक परम कर्तव्य था और राज्य की समृद्धि का रास्ता था। लेकिन वर्तमान में क्या है? जो राज्य है वो व्यक्ति से ऊपर नहीं है, बल्कि राज्य व्यक्ति के साथ मिलकर विकास कार्य करता है। कैसे? क्योंकि राज्य का जो कर्तव्य है वो है उस राज्य में रहने वाली जनता के विकास के लिए ज़्यादा से ज़्यादा नीतियों को बनाना, यानी वहाँ पर जो जन सामान्य है उसकी सुरक्षा, उसके अधिकारों, उसके कर्तव्यों और उसकी ओवरऑल डेवलपमेंट, सर्वमुखी विकास के लिए कार्य करना राज्य का परम कर्तव्य है। कि राज्य में रहने वाले नागरिकों को भोजन सभी को अवेलेबल हो, सभी का आर्थिक न्याय मिले, सभी को सामाजिक न्याय मिले, किसी का शोषण ना हो, ठीक है, सभी को शिक्षा का समान अधिकार मिले। ये सारी चीज़ों की देखरेख करने का कार्य किसका है? राज्य का है। अब हम लेंगे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन। राजनीतिक सिद्धांत के कार्य क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन भी किया जाता है। अब राज्य के अंदर जो सरकार है, जहाँ पर सरकार का अध्ययन किया जाता है, सरकार के तीनों अंगों का अध्ययन किया जाता है, मनुष्य का अध्ययन किया जाता है, शक्ति का अध्ययन किया जाता है, नीति निर्माण प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है, वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन भी किया जाता है कि आवागमन के विकास के कारण आज का संसार एक लघु संसार बन गया है, जिसके कारण भिन्न भिन्न राज्यों में आपसी संबंध होना स्वाभाविक है। और यही कारण है कि आज राजनीतिक सिद्धांत में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का, भिन्न भिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का अध्ययन किया जाता है, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन आदि का अध्ययन भी राजनीतिक क्षेत्र में आता है। जब आप 12th क्लास में जाओगे बेटा, तो 12th क्लास में जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है उसमें अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का ही पूरी बुक है और उसी की चर्चा राजनीतिक विषय में की जाती है। तो उस हिसाब से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन भी राजनीतिक सिद्धांत की परिधि में आता है। अब उसके बाद शक्ति सिद्धांत तथा क्षेत्रीय संगठन, जैसे कि यूरोपियन समुदाय व दक्षेश का अध्ययन। ये जो क्षेत्रीय संगठन है, यूरोपियन संघ जो है, यूरोपियन समुदाय है, और जो दक्षेश है, ये क्या है बेटा? ये सार्क देश है। ये एक क्षेत्रीय संगठन है। इसके बारे में भी आप नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे, लेकिन इसका ओवरऑल बता देती हूँ। दक्षिण एशिया में जितने भी देश हैं उन्होंने एक संगठन बना रखा है जिसको हम दक्षेश कह सकते हैं, यूरोपियन समुदाय कह सकते हैं, और वहाँ पर एक साझी नीतियाँ बनाई गई हैं व्यापार करने के लिए। यानी विश्व के अन्य देश नहीं, बल्कि केवल दक्षिण एशिया में लगने वाले जो देश हैं वो आपस में मुक्त व्यापार करेंगे, यानी कि एक दूसरे के देशों में जाकर वो निवेश भी करेंगे और वहाँ पर अपने नागरिकों के लिए रोज़गार के अवसर भी अवेलेबल करवाएंगे। तो इसके लिए कुछ व्यापार में छूट दी गई हैं। तो इस छूट के लिए और क्षेत्रीय विकास को ध्यान में रखते हुए क्या है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर कुछ क्षेत्रीय संगठनों का निर्माण किया गया है, जिसमें से दक्षेश, यूरोपियन संघ, ये सभी एक क्षेत्रीय संगठन है और इनका अध्ययन भी राजनीतिक क्षेत्र के दायरे में आता है। इनका अध्ययन करना भी क्या है, राजनीतिक सिद्धांत का कार्य क्षेत्र माना गया है। फिर है नारीवाद यानी कि अगर हम देखें तो वर्तमान में नारी की स्थिति क्या है? 33% आरक्षण दिया गया है महिलाओं को, ठीक है, और शिक्षा का अधिकार भी दिया गया है और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार भी दिया गया है, यानी कि पुरुषों के समान लाने के लिए संपत्ति पर अधिकार भी दिया गया है, जो कि पहले नहीं था। अगर हम पहले आर्य टाइम की अगर सभ्यता को देखें तो उस समय जो सभ्यता थी बेटा वो स्त्री प्रधान थी, लेकिन फिर बीच में जो मुस्लिम राजाओं का शासन आया तो उस दौरान भारत की जो महिलाएं हैं उनकी स्थिति बेटा दिन पर दिन नीचे गिरती गई। तो उसी स्थिति में सुधार करते हुए जो वर्तमान में है, वर्तमान तक जो औरत की प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक जो संस्कृति रही है हमारी, और उस संस्कृति में जो नारी का स्थान है, उन चीज़ों का अध्ययन भी वो राजनीतिक क्षेत्र में आता है, राजनीतिक सिद्धांत के दायरे में आता है। उसके बाद है बेटा मानव व्यवहार का अध्ययन।
मानव व्यवहार का अध्ययन कैसे? जब भी राजनीतिक शास्त्र में कोई नया सिद्धांत या कोई नई विचारधारा का प्रतिपादन किया जाता है तो उस विचार, उस सिद्धांत और उस परिभाषा के पीछे के मानव व्यवहार की जो सोच है उसका अध्ययन भी किया जाता है। मानव यानी पहले का मानव क्या था, उसकी सोच क्या थी, वर्तमान में मानव कैसा है और मध्यकालीन युग में मानव की क्या स्थिति थी, मानव के विकास कार्य, उसके क्रियाकलाप, उसके बिहेवियर यानी उसकी प्रवृत्तियाँ, उसकी इच्छाएं, तो ये सारी चीज़ें, मनुष्य की आवश्यकताएं दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। तो वो सारे मानव व्यवहार का अध्ययन भी राजनीतिक जो विषय है, राजनीतिक सिद्धांत का विषय है, उसमें उसका अध्ययन किया जाता है। फिर राजनीतिक सिद्धांत में विकास, आधुनिकीकरण और पर्यावरण की समस्याएं। अगर हम आगे के क्रम को पढ़ें, अब आने वाली जो क्लासेस हैं आप उनमें ये चीज़ें पढ़ेंगे कि मानव ने अपना विकास कैसे किया। विकास, किसी देश ने पर्टिकुलर अपने देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए किस प्रकार की विकास की नीतियों को अपनाया, और आधुनिकीकरण से पर्यावरण किस तरीके से प्रभावित हुआ, और जो औद्योगिकरण है उसके विकास से पर्यावरण में कौन कौन सी समस्याएं सामने आई और उन समस्याओं से मानव जीवन कितना प्रभावित हुआ। ये सारी चीज़ों का अध्ययन भी राजनीतिक जो कार्य क्षेत्र है उसमें किया जाता है। ये था बेटा आपका राजनीतिक सिद्धांत का कार्य क्षेत्र। और आने वाली वीडियो में बेटा राजनीतिक सिद्धांत का महत्व पढ़ेंगे कि राजनीतिक जो सिद्धांत हम अध्ययन करते हैं पॉलिटिक्स में, तो उनका अध्ययन मानव के लिए क्यों आवश्यक है, मनुष्य के लिए क्यों आवश्यक है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही रहेगा आने वाली वीडियोज़ में। आज इतना ही। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।